Hello everyone, welcome back to Indian Judicial Service. This video is related to the Specific Relief Act 1963. It is sixth part video, and if you are not watched the previous video, all the link of previous videos are available in our description box. Please go and watch this video. And if anybody want the PDF file of this video series, so PDF will be uploaded in our Telegram group, and link of Telegram group is also available in our description box. Please go and join this group. And before starting this video, I request you please like and share our videos, and if you still not subscribe our channel, please subscribe it. So without wasting our time, let's get started. Question number 61, the mandatory injection in the nature is. So first of all, mandatory injection is provided in section 39 of Specific Relief Act 1963. So mandatory injection in the nature is restitution, prohibitory, both restitution and prohibitory, and option D here, none of the above. So clearly mandatory injections nature is both restitution and prohibitory. So answer here option C. Now question number 62, the provision regarding grant of mandatory injection has been made under which of the following section of the Specific Relief Act. इस क्वेश्चन में क्लियर ये कहता है कि जो मैंडेटरी इंजेक्शन है उसका प्रोविजन किस सेक्शन में दिया हुआ है. तो देखिए सबसे पहले हम लोग प्रिवेंटिव रिलीफ के बारे में बात कर लेते हैं. देखिए जो प्रिवेंटिव रिलीफ है वो सेक्शन 36 जो है SRA का है, ये प्रिवेंटिव रिलीफ की बात करता है, और इसको हम लोग 2 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं. सो फर्स्ट कैटेगरी है ये टेम्परेरी इंजेक्शन की बात करती है, तो यहाँ पर टेम्परेरी इंजेक्शन आ जाता है, और सेकेंड है यहाँ पर परपेचुअल इंजेक्शन की बात करती है. तो परपेचुअल इंजेक्शन जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है. देखिए टेम्परेरी इंजेक्शन जो है सेक्शन 37 में है, और परपेचुअल इंजेक्शन जो है ये सेक्शन 38 में दिया हुआ है. इसी के बाद ठीक जो है मैंडेटरी इंजेक्शन की बात कही गई है. तो मैंडेटरी इंजेक्शन का जो प्रोविज़न है वो मैंडेटरी इंजेक्शन जो है वो दिया गया है सेक्शन 39 में. तो ठीक है, तो यही यहाँ पर जो है प्रिवेंटिव रिलीफ दिए गए हैं. ठीक है, तो ऑप्शन ए है सेक्शन 31, ऑप्शन बी सेक्शन 35, ऑप्शन सी सेक्शन 39 एंड ऑप्शन डी सेक्शन 43. सो क्लियरली मैंडेटरी इंजेक्शन प्रोवाइडेड इन सेक्शन 39. सो आंसर हियर ऑप्शन सी. Question number 63, the claim for damages in a suit for injunction can be let down. So first of all, under section 38 related to the perpetual injunction. Option B here section 39 related to the mandatory injunction. Option C here section 40 of Specific Relief Act. Section 40 of Specific Relief Act related to the damage in lieu of or in addition to injunction. So this is our answer here, option C. And section 37 of SRA related to the temporary injunction. Now we are discussing here section 40. देखिए section 40 जो है ये बात करता है डैमेजेस की. तो डैमेजेस किस बेस पे मिलेगा? तो देखिए जिस व्यक्ति को जो है सेक्शन 38, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 38 में जो है यहाँ पर सेक्शन 38 बात करता है परपेचुअल इंजंक्शन की. तो यानी जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं शाश्वत व्यादेश. अगर किसी व्यक्ति को शाश्वत व्यादेश का जो है वहाँ पर अज्ञापक यानी डिग्री मिल जाती है, तो जब शाश्वत व्यादेश का ऑर्डर मिल जाता है, या फिर सेक्शन 39 में जो है यहाँ पर मैंडेटरी इंजेक्शन का व्यादेश मिल जाता है, यानी यहाँ पर मैंडेटरी इंजेक्शन मिल जाता है. तो इन दोनों ही केसेस में अगर ऐसा व्यक्ति जो है वो किसी जो है नुकसानी के लिए वहाँ पर क्लेम करता है, देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, अगर वो क्लेम नहीं करेगा, दावा नहीं करेगा, तो उसे किसी भी तरह का डैमेज क्लेम नहीं मिलेगा. तो क्लियर बात है, यहाँ पर क्लॉज 2 जो है सेक्शन 40 का क्लॉज 2 क्लियर यही बात कहता है कि अगर नुकसानी का दावा उसने नहीं किया, अगर वो क्लेम जो डैमेज का क्लेम नहीं करेगा, तो न्यायालय उसको कोई किसी भी प्रकार का जो है वहाँ पर जो है डैमेज नहीं देगा, कंपनसेशन नहीं देगा, यहाँ पर क्षतिपूर्ति नहीं देगा. अगर वो क्लेम करता है तभी उसको देगा. एक चीज़ और इसमें कही कि अगर उसका सूट जो है वो वहाँ पर डिसमिस हो जाता है, तो डिसमिसल होने की कंडीशन पर भी किसी भी तरह का डैमेजेस नहीं मिलता है. तो ये बात जो है क्लॉज 3 में कही है, सेक्शन 40 के क्लॉज 3 में कही है. तो क्लियर है, यहाँ पे जो डैमेज मिलेगा किस सेक्शन पे मिलेगा, किस सेक्शन के बेसिस पे? अगर कोई व्यक्ति को जो है परपेचुअल इंजेक्शन और मैंडेटरी इंजेक्शन मिलता है. देखिए टेम्परेरी इंजेक्शन जो है इंजेक्शन पे नहीं मिलेगा यहाँ पे किसी भी तरह का डैमेज क्लेम. यहाँ जो बात की है सेक्शन 30 और 39 की गई है, और डैमेजेस किस सेक्शन में प्रोवाइड किया है, सेक्शन 40 में. सो क्लियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेक्शन 40 में डैमेजेस मिलेंगे. डैमेजेस कब मिलेंगे? सेक्शन 38 और 39 का परपेचुअल इंजेक्शन कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया गया हो,
दूसरी चीज़ उसने ऐसा डैमेज का क्लेम किया हो और अगर उसका सूट डिसमिस हो गया है तो वहाँ पर उसको किसी भी तरह का डैमेज नहीं मिलेगा। तो ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दी गई थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 64, द इंजंक्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड इन सूट, ऑप्शन ए, in which the specific performance cannot be enforced. So clearly answer of this question is here option A, in which case the specific performance cannot be enforced, and this thing is clearly provided in section 41 clause E. Section 41 related to the injunction when refused. सो यानी इंजंक्शन को कब रिफ्यूज किया जा सकता है, तो वहाँ पे कंडीशंस दी गई हैं। तो आप इस सेक्शन को जरूर पढ़िएगा जिसमें बताया जा सकता है कि न्यायालय कब इंजंक्शन को रिफ्यूज कर सकता है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अ डिक्री ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल पास्ड बाय कोर्ट? So option A, bind the party to the suit. Yes, this statement is absolutely correct. The effect of decree of declaration of title bind the party to the suit, and effect of declaration is provided in section 35 of Specific Relief Act. Now option B, it is a declaration against everybody, so it is absolutely wrong. Option C, depend on the declaration of court, so it is also wrong. And option D, none of the above. So clearly answer here option A. Now question number 66, no court shall declare the plaintiff is entitled to a right if he is minor and if he is able to seek further relief, then, so this is very important word, able to seek further relief than mere declaration but omit to do so. Option C, if he is insane, and option D, if he is right based on the contingent contract. So answer of this question is here option B. So first of all, important thing is declaration of plaintiff. So declaration of plaintiff is provided in section 34, बट इफेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन यानी जो भी यहाँ पर न्यायालय द्वारा घोषणा की गई है उसका प्रभाव जो है वो सेक्शन 35 में दिया गया है। तो सेक्शन 34 हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिए। तो जो भी डिक्लेरेशन न्यायालय द्वारा किया गया है तो क्लियरली कहा गया कि वहाँ पर वो किसी अन्य प्रकार का रिलीफ नहीं ले सकता, ठीक है, नहीं लेगा। तो जब ऐसे में वो नहीं ले रहा है, परंतु यहाँ एक प्रोविज़ो भी दिया है 34 में। जो प्रोविज़ो है वो बात करता है कि कोई भी न्यायालय जो है इस तरह की उद्घोषणा नहीं करेगा जहाँ पर प्लेंटिफ जो है वो एक उद्घोषणा कराना चाहता है, साथ में वो किसी अन्य तरीके का अंतोष पाने के योग्य है परंतु वो उस अंतोष का लोभ करता है, यानी उसको नहीं लेता है। तो ऐसी कंडीशन में न्यायालय जो है किसी भी तरह का उद्घोषणा यहाँ पर नहीं करेगा, टाइटल की उद्घोषणा नहीं करेगा। तो क्लियर ये चीज़ है। तो ये और इसका जो प्रभाव है, उद्घोषणा का जो प्रभाव है वो सेक्शन 35 में दिया गया है। एक बार शॉर्ट में बताए थे उद्घोषणा किस चीज़ की हो रही है यहाँ पे। देखिए, जैसे किसी व्यक्ति का किसी संपत्ति पे कोई हक है और टाइटल है रखता है वो ऐसा व्यक्ति, और दूसरा व्यक्ति उसके टाइटल को डिनाइड करता है, तो न्यायालय क्या करे, वो व्यक्ति क्या करेगा, वो व्यक्ति कोर्ट में जाएगा और कोर्ट से कहेगा कि आप ऐसी उद्घोषणा कर दी जिसमें ये बता दीजिए कि इस संपत्ति पर मेरा हक है, मेरा टाइटल है, मैं संपत्ति का मालिक हूँ। तो न्यायालय जब देखेगा कि ये ठीक है, उचित है, उसके बाद तो उसके पक्ष में ऐसी उद्घोषणा कर देगा, मगर इसमें जरूरी नहीं कि वो किसी अन्य तरह के अंतोष मांगे। ये प्रोविजन यहाँ बताया, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ पे। परंतु यहाँ पर न्यायालय उस समय उद्घोषणा नहीं करेगा जहाँ पर जो वादी है वो जो है किसी घोषणा पत्र मात्र के सिवाय, यानी जो घोषणा की जानी उसके सिवाय किसी अन्य अनुतोष यानी किसी अन्य तरीके के कोई रिलीफ पाने के योग्य है और वैसा करने का लोभ करता है, यानी ऐसा करने से वो मतलब वहाँ पर उस चीज़ को छोड़ देता नहीं करता उसके लिए, यानी उस अन्य तरीके का अनुतोष नहीं लेता है। तो इस स्थिति में न्यायालय उद्घोषणा नहीं करेगा। तो ठीक है, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन बी। देखिए यहाँ पे एबल इसी लिखा है, एबल टू सीक द फर्दर रिलीफ, ठीक है, ऑप्शन बी ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट इज true of temporary injunction? Option A here, continue until a certain specific time. Yes, this statement is absolutely correct here. Option B, is permanent between the party. Option C, concludes the right, and option D, cannot be granted ex parte. So these three statements are absolutely wrong. It is not a permanent between the party, it is temporary injunction, and not conclude the right, and also it cannot be granted, so it can be granted ex parte. So clearly answer here option A, continue until a certain specific time. Now question number 68,
8 general principle on which the perpetual injunction could be granted are contained in, so perpetual injunction provided in section 38, so answer here option C. Section 37 related to temporary injunction and section 39 related to the mandatory injunction, and it is related to the damages. So answer of this question is here option C. Now question number 69. What is true of perpetual injunction? It is a judicial process. Option B, preventive in nature. Option C, the thing prevented is a wrongful act. So all these statements are true related to the perpetual injunction. So answer here option D. Now question number 70. The injunction is granted to prevent tort. Option B, to retain breach of contract. Option C, both A and B, and option D, neither A nor B. So answer of this question is here option C, both A and B. Now question number 71. What is true of mandatory injunction? So first of all, mandatory injunction provided in section 39, please remember it, to compel the performance of certain positive acts. Option B is awarded where the temporary injunction is meaningless. Option C is retrospective in nature as restore things to their former condition, and option D here all the above. So clearly answer here option D, all these statements are true related to the mandatory injunction. So answer here option D. Question number 72. परपिचुअल इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड अंडर सेक्शन 38 ऑफ द एक्ट। देखिए परपिचुअल इंजंक्शन जिसको हम लोग शाश्वत व्यादेश कहते हैं वो धारा 38 में दिया हुआ है। देखिए परपिचुअल इंजंक्शन कब न्यायालय देता है, तो सीधा यहाँ पे धारा 38 का सबसेक्शन 1 कहता है अब परपिचुअल इंजंक्शन में बी ग्रांटेड टू द प्लेंटिफ। परपिचुअल इंजंक्शन जो है वो प्लेंटिफ को दिया जा सकता है टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन एप्लीकेशन एग्जिस्टिंग इन हीज फेवर एंड वेयर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली। यानी कि जो शाश्वत व्यादेश है उसके पक्ष में विद्यमान, यानी जो वादी है उसके पक्ष में विद्यमान कोई वाध्यता है, चाहे वो एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो, यानी विभक्त हो या विवक्षित हो, भंग करने के लिए, यानी कोई भंग करता है उसको रोकने के लिए, भंग करने से रोकने के लिए, निवारित करने के लिए जो है परपिचुअल इंजंक्शन दिया जा सकता है। तो ये तो बताया गया है सब सेक्शन 1 में। उसके बाद जो सबसेक्शन 3 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसेक्शन 3 है, यहाँ बताया गया है किन दशाओं में न्यायालय परपिचुअल इंजंक्शन दे सकता है। तो देखिए यहाँ 4 कंडीशन दी हैं। पहली कंडीशन है कि जब डिफेंडेंट जो है वो ट्रस्टी हो जाता है किसकी संपत्ति का, प्लेंटिफ की संपत्ति का, तो जो यानी जो प्रॉपर्टी है प्लेंटिफ की उसका ट्रस्टी होता है, ऐसी कंडीशन पे न्यायालय परपिचुअल इंजंक्शन दे सकता है। दूसरा कंडीशन देखिए यहाँ पे ये बताई गई है कि अगर कोई आक्रमण होता है, कुछ ऐसा होता है जिससे कि उसकी प्रॉपर्टी डैमेज होती है और डैमेज को असर्टेन यानी निश्चित करने के लिए कितना डैमेज हुआ है उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो क्लियर यहाँ पे सेकंड पॉइंट हो जाता है नो स्टैंडर्ड ऑफ डैमेज, यानी जो वास्तव में जो क्षति हुई है कितनी हुई है, किस तरीके से उसको कैलकुलेट किया जाए, उसका कोई स्टैंडर्ड ना हो, तब न्यायालय जो है परपिचुअल इंजंक्शन दे सकता है। नेक्स्ट है जो क्षति हुई है, डैमेज हुआ है आक्रमण से, उसका कोई पर्याप्त कंपनसेशन नहीं हो, जब यानी इनएडिक्वेट कंपनसेशन हो, कंपनसेशन नॉट एडिक्वेट रिलीफ, तो जब उसको जो है जो नुकसानी हुई है उसका कोई सुयोग्य यथा योग्य जो है अनुतोष ना हो, तो तब भी न्यायालय जो है परपिचुअल इंजंक्शन दे सकता है। बाकी फोर्थ में है, जो फोर्थ यहाँ डी दिया गया है उसमें कहा है कि वेयर द इंजंक्शन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द जुडिशियल प्रोसीडिंग। बहुत सारी न्यायिक कार्रवाइयों को रोकने के लिए, जहाँ मल्टीप्लिसिटी ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग हो जाती है उसको रोकने के लिए न्यायालय परपिचुअल इंजंक्शन दे सकता है। तो ये चीज़ जो है सेक्शन 38 में बताई गई है। अब आते हैं ऑप्शन 1, वेयर देयर एग्जिस्ट स्टैंडर्ड फॉर, सो यार स्टैंडर्ड फॉर, बट यहाँ स्टैंडर्ड नहीं होना था, स्टैंडर्ड फॉर असर्टेनिंग द एक्चुअल डैमेज, सो इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। नाउ ऑप्शन बी, व्हेन कंपनसेशन वुड अफोर्ड एडिक्वेट रेमेडी, सो बिल्कुल हम लोग सेकंड में पढ़ा था जब कंपनसेशन जो दिया जाएगा, थर्ड सी पॉइंट में था, ये थर्ड वाले में था, तो वहाँ पर एडिक्वेट रिलीफ नहीं मिलता है, एडिक्वेट रेमेडी नहीं मिलती है, पर्याप्त रेमेडी नहीं मिल रही है कंपनसेशन के तौर पे, तब न्यायालय परपिचुअल इंजंक्शन देता है, तो इट इज आल्सो रॉन्ग। व्हेन द डिफेंडेंट इज नॉट अ ट्रस्टी ऑफ, सो इट इज आल्सो रॉन्ग। क्लियरली फर्स्ट पॉइंट में ही बताया कि जब डिफेंडेंट ट्रस्टी हो जाता है प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी का, तब एडिक्वेट रिलीफ दिया जा, वो परपिचुअल इंजंक्शन दिया जा सकता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी, व्हेन इट इज
necessary to prevent multiplicity of proceeding, judicial proceeding. Yes, this statement is absolutely correct, जो कि clearly section 38 सबसेक्शन 3 क्लॉज डी में बताया गया है। यानी जब जो परपेचुअल इंजंक्शन तब दिया जा सकता है जब मल्टीप्लिसिटी ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग को रोकने के लिए जरूरी हो जाता है तब। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाता है। सो आंसर हियर ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 73, a claim for damages in suit for injunction can be led. So clearly answer of this question is under section 40. Under section 40 the claim for damages in suit for injunction can be led. So answer here option C. Section 38 related to perpetual injunction, section 39 related to the mandatory injunction, and section 30 related to 37 related to temporary injunction. So answer of this question is here option C. Now question number 74. The damages in suit for injunction cannot be granted. So damages in suit for injunction cannot be granted if the plaintiff has not claimed damage. Yes, this statement is absolutely correct. And option B, if the suit of the plaintiff is dismissed. So both statements are correct here. So answer of this question is here option C. देखिए जब प्लेंटिफ जो है उसने क्लेम डैमेज मांगा ही नहीं है तो न्यायालय उसको डैमेज नहीं देगा, और अगर उसका वाद ही निरस्त हो गया है पहले तो फिर तब भी वहां पर उसको डैमेज नहीं मिलेगा। और ये चीज़ कहाँ बताई गई है? ये चीज़ क्लियरली सेक्शन 40 का सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 4 इस चीज़ की बात करता है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 75, सेक्शन 10 of the Specific Relief Act provides for option A, the contract which can be specifically enforced. Yes, section 10 related to the contract which can specifically enforce. So answer option A is correct here. Option B, the contract which cannot be specifically enforced. So this thing is also provided in section 10. देखिए section 10 जो है वो clearly क्या बताता है? The specific performance in respect of contract, कहता है इस संहिता में जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जा सकती है सिवाय सेक्शन, किस सेक्शन में? सिवाय सेक्शन 11 सब सेक्शन 2, सेक्शन 14 एंड सेक्शन 16। इन दीज सेक्शंस में जो प्रोविजन दिए गए हैं उसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ भी सेक्शन 10 में ही बताई गई है। बेसिकली तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट विच कैन बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स, बट यहाँ दोनों चीज़ें बताई हैं तो हम यहाँ ऑप्शन सी चूज कर लेते हैं। आप ऑप्शन बी ए भी यहाँ ले सकते हैं। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नाउ वी आर गोइंग टू फिनिश दिस वीडियो। अब भाई इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कर दिया करो, और पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप्स पे हम जरूर अपलोड कर देंगे। अब 75 क्वेश्चन कवर हो गए हैं तो इसका पीडीएफ का पहला पार्ट हम अपलोड कर देंगे जल्दी ही, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर कर दिया करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन जुडिशियल सर्विस।